हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपलेस्ट बायोलॉजी हब। क्लास 12 का इकोलॉजी का सेकंड लेसन, एक्चुअली लेसन नंबर है 14, इकोसिस्टम। सिमिलरली 12 मार्क्स का वेटेज है बेटा पूरा इकोलॉजी के यूनिट का। तो इसमें आपके 4 लेसन आते हैं, जिसमें से एक लेसन इस साल ओमिट हो चुका है। सो सेकंड लेसन रिलेटेड टू द इकोसिस्टम। सो इस लेसन में हम कंप्लीट क्या करेंगे, इकोसिस्टम क्या होते हैं, आपस में कितने टाइप्स के इकोसिस्टम होते हैं, उनके क्या इंटरेक्शन होते हैं और किस तरह से ट्रॉपिक लेवल आपकी डेवलप होती है। सो फर्स्टली वही सेम थिंग, ऑर्गेनिज्म इज अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। ओके, तो इकोसिस्टम का कैसा पार्ट है इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सो ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर स्पीसीज इन पर्टिकुलर एरिया वी कॉल्ड पॉपुलेशन। एक पर्टिकुलर स्पीसीज का एक पर्टिकुलर एरिया में कितना नंबर है, कितना क्वांटिटी है, दैट वी कॉल्ड द पॉपुलेशन। ओके, नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज at a unit area, number of the population of a different species at a unit area, at a particular unit area कितने नंबर ऑफ द पॉपुलेशन मिलते हैं, कितने स्पीसीज के पॉपुलेशन मिलते हैं। मीन्स आपके आसपास ह्यूमन बींग रह रहे हैं, आपके आसपास हम तो खुद ह्यूमन बींग है, आपके आसपास डॉग रह रही है, कैट रह रही है, क्रो रह रहे सॉरी पैरट है, इन सब का पॉपुलेशन मिला के हम बोलेंगे कम्युनिटी। दैट कंसेप्ट वी कॉल कम्युनिटी। ओके, नंबर ऑफ द कम्युनिटी number of the community we call bio, but community में आते क्या है बेटा, कम्युनिटी में आते लिविंग फैक्टर जिसे हम बायोटिक कंपोनेंट भी बोलते हैं। लिविंग फैक्टर को हम बायोटिक कंपोनेंट भी बोलते हैं। और हमें पता है कि लिविंग फैक्टर और नॉन लिविंग फैक्टर आपस में कुछ कनेक्शन होता है, तो नॉन लिविंग फैक्टर ऑल्सो, सो नॉन लिविंग फैक्टर को बोलते हैं हम अबायोटिक कंपोनेंट। सो लिविंग फैक्टर में क्या आएगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। नॉन लिविंग फैक्टर्स में क्या आएगा, सनलाइट, विंड, मॉइस्चर, एयर, सॉइल, है ना, ये नॉन लिविंग फैक्टर। ये दोनों आपस में जो इस एरिया में इंटरेक्शन करते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग और ऑर्निंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर। हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, दैट वी कॉल्ड इकोसिस्टम, सो इकोसिस्टम डिफरेंट एरिया के लिए डिफरेंट रहेगी, क्योंकि डिफरेंट एरिया में डिफरेंट काइंड के लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। ओके, सो डिफरेंट रहेगी। पॉपुलेशन के लिए कोई बाउंड्री नहीं होती है ना। पॉपुलेशन अगर हमें पूछा जाए कि पर्टिकुलर एरिया में डॉग का क्या पॉपुलेशन है, तो वो पर्टिकुलर एरिया के लिए, स्टेट के लिए डॉग का क्या पॉपुलेशन है, कंट्री के लिए डॉग का क्या पॉपुलेशन है, यूनिवर्स के लिए डॉग का क्या पॉपुलेशन है, तो उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। जिस एरिया के लिए हमें बताना है उसको हम एज अ पर्टिकुलर एरिया के थ्रू बोलते हैं। वैसे इकोसिस्टम की भी पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं होती, स्पेसिफिक एरिया के वाइज हम उसको डिवाइड करते हैं। तो इसी इकोसिस्टम को हमें इस लेसन में देखना है बेटा। तो इकोसिस्टम को हम इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं, इकोसिस्टम इज नथिंग बट द इंटरेक्शन बिटवीन, तो ऑलरेडी बोल ही दिया मैंने, इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, दैट वी ऑल्सो कॉल्ड द इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, दैट वी कॉल्ड इकोसिस्टम। ओके, सो इकोसिस्टम के कुछ पैरामीटर है, कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम जो हमें इस लेसन में देखना है। कुछ पैरामीटर है, कुछ एस्पेक्ट्स है इकोसिस्टम के। क्या है, एक है आपका प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, सेकंड है डीकम्पोजिशन, थर्ड वन इज क्या है, प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन, देन एनर्जी फ्लो,
और 4 है न्यूट्रिएंट फ्लो। बस ये 4 एस्पेक्ट के ऊपर आपका पूरा लेसन है बेटा, बस ये 4 एस्पेक्ट के ऊपर आपका पूरा लेसन है, जिसमें हमें प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट फ्लो को देखना है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्टिविटी से स्टार्ट करें। ओके, स्टार्ट विथ प्रोडक्टिविटी। सो प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्टिविटी के अंदर 2 टर्मिनोलॉजी आपको दी गई है। प्रोडक्टिविटी को समझने के लिए हमें प्रोडक्शन समझना पड़ेगा कि एक्चुअली प्रोडक्शन क्या होता है, और उसके अंदर 2 टर्मिनोलॉजी आपके एनसीईआरटी में दी है। एक है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और दूसरा है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ये क्या होता है देखो। इसके अलावा और 2 चीज़ें हैं, एक है जीपीपी और दूसरा है एनपीपी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को और प्रोडक्शन को हम इसमें काउंट करते हैं। जीपीपी का फुल फॉर्म आता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और एनपीपी को बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो क्या होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? सपोज ये प्लांट है बेटा एक, ओके, और हमें पता है प्लांट्स आर ऑर्थोडॉक्स, दे प्रिपेयर देयर फूड, और ये सन है। सो प्लांट सनलाइट लेके बाय द मेथड ऑफ फोटोसिंथेसिस अपना खाना खुद बनाता है। खाना बनाता है मतलब वो फूड कंपोनेंट बनाता है, और फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है उसका? फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज। सो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज। ओके, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को जानने के लिए हमें एक वर्ड और जानना पड़ेगा, दैट इज द बायोमास। दैट इज द बायोमास मीन्स आपके यहाँ एक छोटा सा एरिया है, ओके, उस या खेत की बात करते हैं, हम खेत की बात करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। खेत में आपने देखो गर्मियों के सीज़न में एक भी प्लांट नहीं रहता, ओके, और फिर आप उसमें सीड सोइंग करते हो, और फिर छोटे छोटे प्लांटलेट्स उगते हैं उसके ऊपर। अगर हमने उस छोटे छोटे प्लांटलेट्स जो है उसका बायोमास काउंट किया तो बहुत छोटा आ जाएगा, कम हो जाएगा, ओके। और अब हम उसको 4, 5, 6 महीने बाद देखेंगे तो उसका बड़ा सा पेड़ हो जाएगा, बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं। अगर उसका हम बायोमास देखेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। मीन्स बायोमास ऑफ अ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में क्या आते हैं? प्रोड्यूसर्स आते हैं। ट्रॉपिक लेवल तो आपको पता है 10th क्लास में आपका हो चुका है, ओके। सो ट्रॉपिक लेवल में क्या आते हैं? प्रोड्यूसर्स आते हैं। तो प्रोड्यूसर्स का बायोमास टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, पर्टिकुलर जगह में टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। पहले वहाँ कुछ भी नहीं था, देन सीड सोइंग करी तो छोटे छोटे प्लांटलेट्स आए तो उसका होल बायोमास बहुत कम था। जैसे ही कुछ टाइम पीरियड आपका स्पेंड हुआ वो थोड़े बड़े हुए तो उस एरिया का बायोमास इंक्रीज हो गया, एंड दैट वी कॉल द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। हम उसको बोलेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है वो बाद में देखते हैं, ओके, उसको हम प्रोडक्शन बोलेंगे, प्रोडक्शन और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब जीपीपी क्या है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्लूकोज बनाया, अब ग्लूकोज बनाया तो उसने क्या किया? ग्लूकोज के सपोज 100 यूनिट्स बनाए, ओके। सो 100 यूनिट्स उसने ग्लूकोज के बनाए, तो 100 के 100 यूनिट्स वो अपनी ग्रोथ के लिए तो यूटिलाइज नहीं करेगा। हमें पता है कि प्लांट अपनी एनर्जी यूज़ करके ग्रोथ करता है। तो ग्रोथ करता है मतलब एक्चुअल क्या करता है? हाइट बढ़ाता है, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ाता है, नंबर ऑफ लीव्स बढ़ाता है, फ्लावर्स ओरिजिनेट करता है, फ्रूट्स ओरिजिनेट करता है। तो ये प्लांट की ग्रोथ हो रही है, जो एक्सटर्नली फैक्टर है जो हमें दिखाई देते हैं कि प्लांट ग्रो कर रहा है, ओके। तो प्लांट को ग्रो करने के लिए भी ग्लूकोज चाहिए, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स, वाटर वगैरह वो तो सब ज़मीन से ले ही रहा है, बट उसके साथ साथ उसको ग्लूकोज भी चाहिए। तो ग्लूकोज कहाँ से लेगा? वो खुद फोटोसिंथेसिस करके बना तो रहा है, तो बाहर से क्यों लेगा, ओके। तो उसने सपोज 100 यूनिट्स ग्लूकोज बनाया, तो वो पूरे के पूरे 100 यूनिट्स ग्लूकोज जो कहलाएगा दैट वी कॉल द जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। मीन्स आपको यहाँ पे सपोज 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर का एरिया दिया है, ये स्क्वायर बनाया। सो इस 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर के एरिया में जितने नंबर ऑफ द प्लांट्स आपने ग्रो करे बेटा, जितने नंबर ऑफ द प्लांट्स ग्रो करें, उस प्लांट्स ने जितना ग्लूकोज बनाया वो ग्लूकोज क्या कहलाएगा? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम, है ना। तो वो कहलाएगा जीपीपी। कितना?
यूनिट्स ग्लूकोज उसने बनाया। कंफ्यूज हो रहा है? बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। प्लांट ने कितना फोटोसिंथेसिस किया, फोटोसिंथेसिस के द्वारा कितना अमाउंट ऑफ फूड मटेरियल बनाया, दैट वी कॉल द जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब क्या करता है कि प्लांट पूरा का पूरा तो यूज़ नहीं करता ग्रोथ के लिए। अब उसने 100 यूनिट में से सपोज उसने 50 यूनिट्स जो थे 50 यूनिट्स ग्रोथ के लिए यूज़ करे खुद की, जिसमें नंबर ऑफ द ब्रांचेस बढ़ाने, नंबर ऑफ द लीव्स बढ़ाने, फ्लावर्स फ्रूट्स डेवलप करने हैं, और 50 यूनिट्स उसने रेस्पिरेशन किया। मीन जितने ग्लूकोज बने वो ग्लूकोज 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, जितने नंबर ऑफ द ग्लूकोज बने वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। एक पार्ट तो उसने अपने ग्रोथ के लिए यूटिलाइज किया और दूसरा पार्ट अपनी रेस्पिरेशन के लिए यूज़ किया। हमें पता है कि प्लांट भी रेस्पिरेशन के लिए ग्लूकोज यूज़ करता है। अब रेस्पिरेशन में एक्चुअल होता क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, यहाँ पे मैं कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है, ये वाली प्रोसेस नहीं बता रही बेटा। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या एक्चुअली होता है कि प्लांट ग्लूकोज लेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसको ब्रेक डाउन करेगा और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा। ओके, सो एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एनर्जी प्लांट डिफरेंट काइंड ऑफ द एक्टिविटी करने के लिए यूज़ करता है। कौन सी एक्टिविटी करता है? वो ट्रांसपोर्टेशन करता है, ट्रांसपिरेशन करता है, असेंट ऑफ सैप उसको करना रहता है, देन उसको इंटरनली कुछ चीज़ों का स्टोरेज करना है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लांट की बॉडी में भी होती रहती है। बट ये सब चीज़ों के लिए उसको अपना प्रोटेक्शन करना है, ये सब चीज़ों करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। ओके, तो एनर्जी तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के बाद एटीपी के फॉर्म में निकलेगी ही निकलेगी, है ना। तो इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला? इसी प्रोसेस को हमने बोला सेल्यूलर रेस्पिरेशन। मीन्स वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन करता है और ग्लूकोज का यूटिलाइज करता है ब्रेक डाउन करके अपनी एनर्जी को जनरेट करने के लिए। ओके, सो उसने ग्लूकोज बना लिया, 50 यूनिट्स खुद के ग्रोथ के लिए यूज़ करे और 50 यूनिट्स रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करे। तो एनपीपी क्या होता है बेटा? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि ये जो टोटल ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मीन्स हम बोलेंगे जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस, मीन्स यहाँ पे रेस्पिरेशन लॉस। तो यहाँ पे जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस इज इक्वल टू एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसका क्या मतलब होता है? जीपीपी मतलब उसने जितनी एनर्जी बनाई, रेस्पिरेटरी लॉस मतलब उसने खुद के रेस्पिरेशन के लिए जितनी एनर्जी यूज़ करी, तो माइनस करने के बाद हमें एनपीपी मिलता है। तो एनपीपी क्या है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये क्या होगी? ये जो ग्लूकोज बचाया गया है प्लांट की फ्लावर्स में स्टोर है, फ्रूट्स में स्टोर है, लीफ में स्टोर से उसने ग्रोथ के लिए तो यूज़ करेगा, पर ग्रोथ के लिए यूज़ करके वहाँ पे स्टोर करके रखा। तो इस प्लांट के ऊपर जो हर्बीवोरस एनिमल फूड ईटिंग करेगा, जो हर्बीवोरस एनिमल्स प्लांट को खाएगा, तो ये प्रोडक्ट एनर्जी या ये प्रोडक्टिविटी उस हर्बीवोरस के एनिमल की बॉडी में जाएगी। मीन्स उसने क्या कर लिया? खुद के लिए, खुद का रेस्पिरेशन के लिए जो यूनिट यूज़ करा और बाकी का ट्रांसमिट किया। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फॉर द नेक्स्ट टॉपिक लेवल। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज फॉर द नेक्स्ट टॉपिक लेवल। ओके, सो क्लियर? जीपीपी एनपीपी क्या होता है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट प्रोस्पेक्टिव से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आने सकती की पॉसिबिलिटी है। और ये जो हमारा फॉर्मूला है बेटा, ये तो हमें याद ही रखना है ना। फिर से एक बार रिपीट करिए, देखो, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मीन्स एट यूनिट टाइम मतलब एक साल के अंदर कितना किया, एक महीने के अंदर कितना किया, प्लांट ने क्या किया? ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया, या प्लांट ने अपना बायोमास बढ़ाया, या प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड मटेरियल प्रोड्यूस किया, दैट वी कॉल द जीपीपी। अब उसमें से उस फूड मटेरियल के वो 2 हिस्से करेगा। एक हिस्सा खुद की ग्रोथ के लिए यूज़ करेगा और वो ग्रोथ किया हिस्सा कहीं ना कहीं बॉडी में जाके स्टोर करेगा, फिर वो चाहे लीफ में हो, फ्लावर्स में हो, फ्रूट्स में हो। ओके, और जो दूसरा हिस्सा है वो एज अ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम यूज़ करेगा, मतलब उसकी बॉडी में जो एक्टिविटी हो रही है उसके लिए भी तो उसको एटीपी चाहिए, तो उस एटीपी जनरेट करके उसका यूटिलाइज करेगा। मतलब उसने तो आधा तो यूज़ कर लिया रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को। तो जीपीपी में से हम अगर रेस्पिरेटरी लॉस को माइनस करते हैं तो हमें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिलती है। जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? जो प्रोड्यूसर्स जो सेकंड ट्रॉपिक लेवल है, प्रोड्यूसर इज द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल क्या आएगी? उसकी हर्बीवोरस, उनके लिए जो छोड़ते हैं, दैट वी कॉल द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पैकअप समझ में आया? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? नाउ टू मूव टुवर्ड्स द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ओके, अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी पे आते हैं बेटा। सो प्लांट्स प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में, ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, इसमें आपके प्लांट्स थे, उसके ऊपर डिपेंड था हर्बीवोर, और हर्बीवोर में हमने लिया डियर। ओके, सो डियर छोटा सा बच्चा था जो डियर, अब उसने ग्रास खा के उसका बायोमास भी कम था। ग्रास खा के वो बड़ा हो गया, 4, 5, 6 महीने में बड़ा हो गया, तो उसका बायोमास भी इंक्रीज़ हो गया।
ओके। तो ये जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो उसने प्लांट से ली, जो उसकी बॉडी में स्टोर है, अब वो क्या करेगा, उसका यूज़ करेगा बॉडी के अंदर एक्टिविटी के लिए, ग्रोथ के लिए। हाफ पार्ट सेम पार्ट, हाफ पोर्शन ग्रोथ के लिए यूज़ करेगा और हाफ पोर्शन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के लिए, लॉस के लिए यूज़ करेगा, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी के लिए यूज़ करेगा। तो उसकी जो लेवल आती है दैट वी कॉल द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, उसका जो बायोमास आता है दैट वी कॉल द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रिलेटेड टू द सेकंड टॉपिक लेवल। ओके, क्लियर। सो प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा डीकम्पोजर्स। नेक्स्ट है हमारा डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स को स्टार्ट करने से पहले बेटा ओशियन की प्रोडक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी में दी है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। ओशियन प्रोडक्टिविटी, और इसके ऊपर एक प्रॉब्लम जो कॉमन क्वेश्चन आता है कि ओशियन की प्रोडक्टिविटी कम है, क्यों कम है, वो भी देखते हैं। पहले तो अर्थ पे 70% पार्ट कवर्ड बाय ओशियन। अर्थ का 70% पार्ट ओशियन ने कवर्ड है, वैसे कहा जाता है तो 71% है, मतलब 29% आपकी लैंड है। ओके, सो 29% लैंड है, बट तो भी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है आपकी लैंड सरफेस की है बेटा 115 बिलियन पर ईयर, और ओशियन की है 55 बिलियन पर ईयर। सो दोनों की मिला के अर्थ की कितनी आएगी, स्पेलिंग मिस्टेक, अर्थ की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या आएगी 115, सो अर्थ की आएगी 170 बिलियन पर ईयर। ओके, सो टोटल अर्थ सरफेस के ऊपर जो प्रोडक्टिविटी है बेटा आपकी 170 बिलियन, उसमें से 115 बिलियन तो आपकी लैंड सरफेस की है, 55 बिलियन पर ईयर जो है आपकी ओशियन की है। ऐसा क्यों, जबकि ओशियन ने तो अर्थ का 70% पार्ट कवर किया, मतलब लैंड की तुलना में ओशियन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है अर्थ सरफेस के ऊपर, तो भी प्रोडक्टिविटी में डिफरेंसेस क्यों आ रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है बेटा कि ओशियन जो लाइट पेनिट्रेट होता है ना हमारे पास, सनलाइट जब वाटर में अंदर पेनिट्रेट होता है तो नियर अबाउट 15 मीटर तक ही अंदर जा पाता है। ओके, और हमें पता है कि जो फ्रीली फ्लोटिंग प्लांट है उनको तो सनलाइट मिल जाता है, बट जो सबमर्ज्ड प्लांट है या दूसरे कोई प्लांट है उनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाता, और बहुत सारे प्लांट तो नीचे हैं तो उनको सनलाइट नहीं मिल रहा है, तो फोटोसिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो रहा है। ओके, और वहाँ पे बड़े बड़े ट्री भी नहीं बन पाते हैं ओशियन के अंदर, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं, इतना जो वाटर करंट है उसको सहन नहीं कर पाएंगे उनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, और ना वाटर करंट के थ्रू वो सहन नहीं कर पाएंगे, टूट जाएंगे इजीली। तो बड़े बड़े ट्री तो है नहीं, तो बड़े बड़े ट्री है तो नंबर ऑफ द लीव्स भी ज़्यादा नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा नहीं होगा। हालांकि प्लांट्स बहुत हैं, अलगी बहुत है, पर तो भी इतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं होता जितना अर्थ सरफेस के ऊपर होता। ओके, तो ड्यू टू द लेस अमाउंट ऑफ सनलाइट they are not able to produce the more amount of what we call productivity. okay, दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दूसरी प्रॉब्लम है उसकी कि ओशियन के अंदर न्यूट्रिएंट बहुत कम है, न्यूट्रिएंट लेस। स्पेशली कौन सा न्यूट्रिएंट लेस है, फॉस्फोरस। सो ओशन के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी है, और हमें पता है कि प्लांट की ग्रोथ के लिए मैक्रो न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, और मैक्रो न्यूट्रिएंट में इंपॉर्टेंट क्या क्या है बेटा, NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, और यहाँ पे फॉस्फोरस वैसे भी कम क्वांटिटी में है, तो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी वहाँ पे कम हो जाएंगे। तो ये दो प्रॉब्लम की वजह से ओशियन की जो प्रोडक्टिविटी है वो अर्थ की तुलना में कम है, ओशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो अर्थ की तुलना में कम है। ओके, सो दिस इज अबाउट द प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, फाइनली द कंप्लीटेड। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द डिकम्पोजिशन। क्या होता है एक्चुअली डिकम्पोजिशन? ओके, सो डिकम्पोजिशन means degradation of the organic matter.
ओके। सो डिकम्पोजिशन किसका हो रहा है? डिकम्पोजिशन हो रहा है डेड प्लांट्स का एंड डेड एनिमल्स का। डेड प्लांट और डेड एनिमल्स का डिकम्पोजिशन हो रहा है। ओके। सो एक्चुअली जो डिकम्पोज्ड मटेरियल होता है, उस डिकम्पोज्ड मटेरियल में एनसीईआरटी में एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की है बेटा, दैट वी कॉल डेट्रिटस। डेट्राइटस और डेट्रिटस। ओके, डेट्राइटस। सो डेट्राइटस आर द ऑर्गेनिक मैटर which ready to decompose। ऐसा ऑर्गेनिक मैटर जो डिकम्पोज होने के लिए रेडी है, तैयार है, जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस में जा रहा है, दैट वी कॉल्ड डेट्राइटस। ओके। अब डिकम्पोज होके एक्चुअली होता क्या है? डिकम्पोज होके वो मिनरल सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मिनरल सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कौन? ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर मिनरल सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब डेट्राइटस और डिकम्पोजिशन के लिए फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल रहते हैं? डिकम्पोजिशन। ओके। विच ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिकम्पोजिशन? दो ऑर्गेनिज्म में बेटा मेनली, एक है अर्थवर्म एंड सेकंड वन इज फंगी एंड बैक्टीरिया। सो जो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिशन प्रोसेस के लिए हेल्प करते हैं, दैट ऑर्गेनिज्म वी कॉल्ड डिकम्पोजर्स। सो हम ये बोल सकते हैं कि अर्थवर्म, फंगी, बैक्टीरिया आर द डिकम्पोजर्स बिकॉज दे डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर। अब हमने बोला डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजिशन प्रोसेस और डेट्रिटस एक ही होता है। तो जो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, हम उसको डेट्रीवोरस भी बोल सकते हैं। डेट्रीवोरस जो प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन करते हैं। अब एक्चुअली प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन होती कैसे बेटा? देखो, ये सपोज लीफ है ना, ये लीफ जब तक प्लांट के ऊपर थी, ग्रीन थी, फोटोसिंथेसिस करती थी एंड फूड मटेरियल डेवलप करती थी। अब क्या हो गया? उसने फोटोसिंथेसिस करना बंद कर दिया, तो पीली हो गई, कन्वर्ट हो गई, येलो में कन्वर्ट हो गई। और पीली पत्तियां, प्लांट का नेचर हमें पता है कि जो प्लांट के काम की चीज़ नहीं होती, प्लांट उसको गिरा देता है। तो प्लांट ने उस लीफ को गिरा दिया ज़मीन के ऊपर। तो जब वो ज़मीन के ऊपर गिरी तब तो येलो थी। फिर इस लीफ को अर्थवर्म ने खा डाला और अर्थवर्म ने उसके छोटे 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 टुकड़े कर दिए। ये छोटे टुकड़े हैं, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं, मीडियम साइज के। तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। प्रोसेस को हमने बोला फ्रैगमेंटेशन। ओके। अब जब ये लीफ फ्रैगमेंट हो रही थी या उसका फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस हो रही थी, तो उसमें से कुछ क्वांटिटी में मिनरल रिलीज हो गए। कुछ क्वांटिटी में मिनरल रिलीज हो गया। पूरी तरीके से तो रिलीज नहीं हुई है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फाइन फॉर्म नहीं है, आपका थोड़ा मोटा सा फॉर्म है, तो बहुत ज़्यादा मिनरल रिलीज नहीं हुए, बट कुछ तो रिलीज हुए होंगे। ओके। सो मिनरल रिलीज। अब ये जो मिनरल रिलीज थे बेटा, ये कैसे थे? ये वाटर सोल्यूबल थे, सोल्यूबल इन वाटर। फिर वो क्या हो गए? सेटल डाउन हो गए। तो सेटल डाउन होने की जो प्रोसेस है, वाटर सोल्यूबल, वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो गए और आपका जो रेन वाटर है उसका पानी, या फिर हम प्लांट्स को प्लांटिंग करते हैं, ज़मीन के ऊपर पानी गिर जाता है, उस वाटर के साथ वो डिजॉल्व होकर सेटल डाउन होते हैं। तो उस प्रोसेस को कहा गया लीचिंग। उस प्रोसेस को कहा गया लीचिंग। सो एक प्रोसेस है आपकी फ्रैगमेंटेशन, सेकेंड प्रोसेस है लीचिंग। अब ये छोटे छोटे जो पीसेस थे, फ्रैगमेंट्स थे, जिसको अर्थवर्म ने ऑलरेडी तोड़ दिया, ये छोटे छोटे पीसेस के ऊपर बेटा बैक्टीरिया और फंगी ने अटैक किया। बैक्टीरिया एंड फंगी ने अटैक किया और बैक्टीरिया और फंगी ने उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। ओके। एंड फाइनली ये कैसे बन गए? ये एक डार्क एमॉर्फस सॉलिड की तरह बन गए। बैक्टीरिया और फंगी की एक्शन की वजह से, बैक्टीरिया और फंगी ने ब्रेक डाउन करने की वजह से वो डार्क एमॉर्फस सॉलिड की तरह बन गए। दैट डार्क एमॉर्फस सॉलिड वी कॉल्ड ह्यूमस। That dark amorphous solid we called humus, and the process we called catabolism. The process we called catabolism means ये जो छोटे थोड़े बड़े बड़े टुकड़े थे उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में प्रोसेस किया, उस प्रोसेस को बोला हमने कैटाबोलिज्म। और ह्यूमस फॉर्मेशन का, ये छोटे छोटे टुकड़े ह्यूमस में कन्वर्ट हो गए, उस फॉर्म को बोला हमने ह्यूमिफिकेशन। उस प्रोसेस को बोला ह्यूमिफिकेशन। ओके। सो
डार्क एमोर्फस सॉलिड ह्यूमस डेवलप हो गया, ह्यूमिफिकेशन। अब ये ह्यूमस क्या करता है बेटा, सॉरी बहुत खांसी आ रही मुझे। अब ये ह्यूमस क्या करता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर है ना, ये धीरे 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 मिनरल्स को रिलीज करता है, रिलीज मिनरल्स स्लोली, एकदम से जमीन के अंदर रिलीज नहीं करेगा, धीरे 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 जमीन के अंदर आपके मिनरल्स रिलीज कर रहा है। दैट प्रोसेस वी कॉल्ड मिनरलाइजेशन। दैट प्रोसेस वी कॉल्ड मिनरलाइजेशन, वो हो गई आपकी मिनरलाइजेशन प्रोसेस। ओके, सो कितनी प्रोसेस हो गई बेटा, प्रोसेस कितनी हुई आपकी, पहली थी फ्रैगमेंटेशन, देन लीचिंग, देन कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। अब इसको याद कैसा करेंगे, इसको याद करेंगे, देखो फ्रैगमेंटेशन का F, देन लीचिंग का L, कैटाबोलिज्म का C, ह्यूमिफिकेशन का H एंड मिनरलाइजेशन का M। सो इट प्रिपेयर्ड द फल्चम, इट प्रिपेयर्ड द फल्चम। अगर हम फल्चम याद करते हैं तो हमें ये डिग्रेडेशन की जो प्रोसेस है फ्रॉम लीव्स, या फिर हम बोलेंगे कि ऑर्गेनिक मैटर टू मिनरल्स फॉर्म में जो रिलीज हो रहा है, वो हम बोल सकते हैं कि दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। कभी डिकम्पोजिशन प्रोसेस कभी एग्जाम में पूछी गई तो जनरली नहीं पूछते, बट कभी पूछी गई तो हमें इन पांचों स्टेप को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ओके, सो मिनरलाइजेशन में क्या हो रहा है, मिनरल्स रिलीज हो रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर में से, ये ऑर्गेनिक मैटर था उसमें से मिनरल्स रिलीज हो रहे हैं। तो मिनरल्स किस किस फॉर्म में होंगे, मिनरल्स होंगे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर्स, पोटेशियम, फॉस्फोरस, इस फॉर्म में इन चीज़ों से बने हैं मिनरल्स आपके। ये मिनरल्स ही तो है, ये इनऑर्गेनिक मैटर है, मिनरल्स ही तो है, ये ज़मीन के अंदर रिलीज हो जाएंगे। इसी में आपका जो तीसरा पार्ट है बेटा, इसका न्यूट्रिएंट साइकिल, ये वाला आपका एनसीईआरटी में दिया है, न्यूट्रिएंट साइकिल भी यहाँ से क्लियर होता है। तो न्यूट्रिएंट एक्चुअली ज़मीन में से प्लांट्स इन्हीं मटेरियल को लेती है अपनी ग्रोथ के लिए। तो प्लांट्स ने ले लिया, उसने अपना पूरा लाइफ स्पैन में उसका यूटिलाइजेशन कर दिया, और जब प्लांट डेड कंडीशन में चला जाता है तो डेड होने के बाद जब उसकी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है तो उस बॉडी में से पूरे के पूरे मिनरल्स, पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स आपके रिलीज हो जाते हैं फिर से ज़मीन के अंदर। सिमिलर प्रोसेस आपकी एनिमल्स के साथ भी होती है। एनिमल्स बॉडी में भी न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, उनके लाइफ स्पैन खत्म होने के बाद जैसे ही वो डेड हो जाता है तो डिकम्पोजिशन के बाद सभी के सभी मिनरल्स, सभी के सभी न्यूट्रिएंट ज़मीन के अंदर रिलीज हो जाते हैं, एंड दैट प्रोसेस वी कॉल्ड द डिकम्पोजिशन। सो ये डिकम्पोजिशन कभी कभी फास्ट होता है, कभी कभी स्लो होता है। तो ये स्लो फास्ट जो होता है वो ऑब्वियसली किसी न किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होगा बेटा। मीन्स कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो डिकम्पोजिशन को बढ़ा रही है, और कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो डिकम्पोजिशन को घटा रही है या मिनिमाइज कर रही है। सो डिकम्पोजिशन रेट इंक्रीजेस, किस किस वजह से डिकम्पोजिशन रेट इंक्रीजेस होता है, अगर ऑर्गेनिक मैटर में नाइट्रोजीनियस मटेरियल ज़्यादा है, नाइट्रोजीनियस मैटर और नाइट्रोजीनियस मटेरियल ज़्यादा है जिसमें अंदर नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा है, ऐसे मटेरियल। अगर डिकम्पोजिशन प्रोसेस के अंदर शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा है, मीठी चीज़ें हैं या शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो डिकम्पोजिशन रेट आपका हाई हो जाता है। टेम्परेचर ज़्यादा है तो भी डिकम्पोजिशन रेट हाई होता है, एंड ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो भी डिकम्पोजिशन रेट हाई होता है। अब यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाने की पॉसिबिलिटी है कि इन विच कंडीशन द डिकम्पोजिशन रेट बिकम्स हाई, या इन विच सीजन। तो सीजन दे सकते हैं आपको, समर, विंटर, रेनी सीजन और कोई होगा तो। ओके, सो ये सीजन देंगे। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे तो हम देखेंगे कि टेम्परेचर समर में ज़्यादा होता है, ओके, बट ह्यूमिडिटी समर में बहुत कम होती है। तो यहाँ पे आपका रेनी सीजन आ जाएगा बेटा। रेनी सीजन में डिकम्पोजिशन का रेट बहुत ज़्यादा हाई रहता है, क्योंकि अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, क्योंकि फ्लक्चुएशन चलता है ना, आपका टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन चलता है तो डिकम्पोजिशन रेट वहाँ पे हाई रहता है। तो ये सब चीज़ें डिकम्पोजिशन रेट को हाई कर देती है। लो क्या कर देती है, डिकम्पोजिशन रेट घटाती कौन सी चीज़ें हैं, अगर उस प्लांट बॉडी है, सपोज प्लांट बॉडी है जिसको डिकम्पोज होना है, और उस प्लांट बॉडी में लिग्निन की क्वांटिटी ज़्यादा है, उस प्लांट बॉडी में काइटिन की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो काइटिन और लिग्निन जो प्रेजेंट होते हैं, ये केमिकल है, सबरीन जो प्रेजेंट है, ये आपका डिकम्पोजिशन का रेट कम करता है। तो लिग्निन, सबरीन, काइटिन ये केमिकल कंपाउंड है या केमिकल मटेरियल है जो प्लांट की सेल वॉल में पाए जाते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज़ में पाए जाते हैं, कोलेनकाइमेटस टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो आपका डिकम्पोजिशन का रेट कम रहता है। हाँ, आपने देखा होगा जब आपके यहाँ कोई ये कचरे वाले कचरा कलेक्ट करने आते हैं, कचरा गाड़ी जो आती है सुबह सुबह, तो उनके पास दो कंटेनर रहते हैं, एक में गीला कचरा डालते हैं, एक में सूखा कचरा डालते हैं। ओके, सो गीला कचरा में जनरली हम क्या डालते हैं, जो जूटन रहता है,
घर का खाना जो चूटन वगैरह रहता है वो रहता है। बट अगर आप गीला कचरा में गलती से भी प्लांट का लिटर डाल दो, बेटा घर के अंदर सूखे हुए प्लांट या आपके गार्डन वार्डन के प्लांट कटाई कर दिया आपने, वो डाल दो, तो वो आपको स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि गीले कचरे में, हालांकि वो गीले कचरे में ही आते हैं, बट वो मना करते हैं कि आपको गीला कचरे में इसको नहीं डालना, उसको कलेक्ट करने के लिए एक अलग से गाड़ी आएगी, इसको कचरे के अंदर नहीं डालना। क्यों? क्योंकि जो घर का गार्बेज रहता है, किचन का जो गार्बेज रहता है, उसके अंदर जनरली शुगर की क्वांटिटी भी ज़्यादा रहती है बचा हुआ खाना में, ओके, और नाइट्रोजीनियस मटेरियल भी ज़्यादा रहते हैं, तो उनका डिकम्पोजिशन रेट हाई रहता है, वो इजीली डिकम्पोज होकर वो उससे आपका गैस बना सकते हैं, बायोगैस प्रिपेयर कर सकते हैं। बट जो प्लांट वेस्ट होता है, आप पेड़ों की कटाई करेंगे तो उसमें ऑब्वियसली लिग्निन काइटिन आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, सेल वॉल में प्रेजेंट होता ही है कुछ क्वांटिटी में, तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन का रेट लो हो जाता है। दैट्स वाई ये मटेरियल को अलग अलग रखा जाता है। ओके, सो द पार्ट ऑफ डिकम्पोजिशन कंप्लीट हियर, क्लियर? मूव फॉरवर्ड। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी पिरामिड। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एनर्जी पिरामिड। एनर्जी पिरामिड से अच्छा हम इसे बोलेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड, क्योंकि लेसन इकोलॉजी का है तो इकोलॉजी से रिलेटेड ही सब चीज़ें होंगी। इकोलॉजिकल पिरामिड। सो इकोलॉजिकल पिरामिड हमें कितने तरह के देखने हैं? 3 तरह के देखने हैं। देने के हैं पिरामिड ऑफ नंबर, दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास, और तीसरा है पिरामिड ऑफ एनर्जी। सो इकोलॉजिकल पिरामिड में 3 पिरामिड हमें देखना है, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। पहले तो इकोलॉजिकल पिरामिड, ये टर्मिनोलॉजी किससे जुड़ी है? इकोलॉजिकल पिरामिड ये टर्मिनोलॉजी जुड़ी है आपकी फूड चेन और फूड वेब से बेटा, फूड चेन एंड फूड वेब से। ओके, सो फूड चेन फूड वेब को एक बार शॉर्टकट में देख ले, हालांकि ये बहुत कॉमन पार्ट है, आपको सबको आता है। फूड चेन हमेशा स्टार्ट कहाँ से होती है? प्रोड्यूसर से। सो प्रोड्यूसर आर द ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट। नेक्स्ट क्या आता है? हर्बीवोर ट्रॉपिक लेवल सेकंड। थर्ड है प्राइमरी कार्निवोर ट्रॉपिक लेवल थर्ड। नेक्स्ट है सेकेंडरी कार्निवोर ट्रॉपिक लेवल 4 एंड नेक्स्ट है टॉप कार्निवोर ट्रॉपिक लेवल 5 और डिकम्पोजर ट्रॉपिक लेवल 6। हालांकि सेकेंडरी कार्निवोर हर बार आपको मिलेंगे ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, और सो मेनी फूड चेन आर कंबाइंड टू ईच अदर, इंटरकनेक्टेड रहते, दैट वी कॉल द फूड वेब। ओके, सो पिरामिड ऑफ नंबर ये इन जनरल कंडीशन में अपराइट होता है। अपराइट ये क्या होता है? पिरामिड है, मतलब पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बना है। तो पिरामिड का जो बेस होगा बेटा, ये पिरामिड का बेस, यहाँ पे हमेशा ट्रॉपिक लेवल 1 आएगी, मतलब प्रोड्यूसर आएंगे। देन सेकंड पार्ट में आएगी ट्रॉपिक लेवल 2, देन ट्रॉपिक लेवल 3 एंड ट्रॉपिक लेवल 4। 5 को तो हमने हटाई दिया, अभी फिलहाल हम यही तक लेते हैं। ओके, सेकेंडरी कार्निवोर तक ही ले रहे हैं, ये ट्रॉपिक लेवल है। अगर ऐसा पिरामिड बनता है तो ऐसे पिरामिड को बोलते हैं अपराइट पिरामिड। अगर ऐसा पिरामिड बनता है तो उसे हम बोलते हैं अपराइट पिरामिड। तो जनरली पिरामिड ऑफ नंबर आपका अपराइट ही मिलेगा आपको जनरली। क्या होता है? नंबर ऑफ द प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा रहते हैं, मतलब सपोज हम एक जंगल की बात करें। ओके, तो जंगल में सपोज 100 ट्री है, जंगल में सपोज 100 ट्री है, तो 100 ट्री को खाने वाले डियर कितने होंगे? डियर की क्वांटिटी तो कम ही होगी। कितनी होगी? डियर की क्वांटिटी 25 पकड़ ली हमने। 100 ट्री के पीछे कम ही है क्वांटिटी, तो 25 को पकड़ ली। डियर को कौन खाता है बेटा? डियर को खाता है लायन। लायन कितने होंगे उस एक जंगल में? सपोज एक ही लायन है, तो यहाँ पे नंबर कैसा हो गया बेटा? नंबर घटता गया। और ये जो टॉप कार्निवोर है, सपोज लायन को तो कोई खा ही नहीं सकता ना टॉप इस पे, तो इस पे हम डिकम्पोजर पकड़ लेते हैं, ओके क्योंकि टाइनी है, हालांकि यहाँ पे नंबर बढ़ जाता है उनका, बट टाइनी मॉलिक्यूल से। या फिर हम T4 को हटा ही देते हैं, T3 आएगा पूरा का पूरा, T4 लेवल ही हटा देते हैं, T3 कर देते हैं पूरा का पूरा। ओके, मीन्स ये लायन। सो लायन एक ही जंगल के अंदर लायन एक ही है, जंगल का राजा एक ही होता है। सो 100 प्लांट्स, 25 डियर एंड 1 लायन। तो यहाँ पे नंबर कैसा हो रहा है? घट रहा है, कम हो रहा है। जैसे जैसे आपका पिरामिड डेवलप हो रहा है, नंबर कैसा हो रहा है? कम हो रहा है। तो आपको इन जनरल कंडीशन में पिरामिड कैसा मिलेगा? पिरामिड ऑफ नंबर कैसा मिलेगा? फूड चेन से रिलेटेड जो है टॉपिक लेवल का, वो अपराइट मिलेगा। बट इसमें एक एक्सेप्शनल केस है बेटा, एक एक्सेप्शन है पिरामिड ऑफ नंबर में, एक एक्सेप्शन है कि सपोज हमने ये कभी कभी हमें इन्वर्टेड मिलता है। ये ऐसा अगर पिरामिड होगा तो इसे बोलते हैं इन्वर्टेड।
अगर ऐसा पिरामिड होगा तो उसे बोलते हैं इन्वर्टेड। सपोज हमने एक ही प्लांट लिया, एक ही प्लांट है ना, ये एक ही प्लांट है यहाँ पे, तो ये ट्रॉपिक लेवल 1 हो गई। अब एक प्लांट के ऊपर तो बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं, और एक प्लांट के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं। सपोज उस प्लांट के ऊपर 50 आपके क्या रह रहे, तोते रह रहे, पैरेट रह रहे, है ना। उस प्लांट के ऊपर 50 आपके पैरेट रह रहे, तो पैरेट हो गई आपकी सेकंड ट्रॉपिक लेवल, ओके। और उस प्लांट्स के ऊपर, उस ट्री के ऊपर तो बहुत सारे हजारों बैक्टीरिया ये होंगे, इंसेक्ट होंगे। इंसेक्ट तो छोटी सी जगह लगती है उनको रहने के लिए, तो बहुत सारे इंसेक्ट हो गए, तो इंसेक्ट क्या हो गए, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। और ये वहाँ का कितने हैं, यहाँ पे हजारों इंसेक्ट हैं, हजारों इंसेक्ट है आपके। तो यहाँ पे पिरामिड ऑफ नंबर कैसा बन गया बेटा आपका, इन्वर्टेड बन गया। यहाँ पे पिरामिड नंबर ऑफ कैसा बन गया, इन्वर्टेड बदला। मतलब जनरली इन जनरल कंडीशन में तो वो अपराइट रहता है, बट एक्सेप्शनल कंडीशन में वो इन्वर्टेड भी हो सकता है, जहाँ पे जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है उसकी क्वांटिटी या उसका नंबर बहुत कम होगा, और जो फॉलोइंग ट्रॉपिक लेवल है उसके आगे की उसका नंबर बढ़ता जाएगा। दिस इज अबाउट द पिरामिड ऑफ नंबर। क्लियर, आई होप क्लियर टू यू, ओके। सो पिरामिड ऑफ नंबर क्लियर हो गया बेटा। तो हम आगे बढ़े, सेकंड द पिरामिड ऑफ बायोमास। सो हमारा सेकंड पिरामिड है पिरामिड ऑफ बायोमास। सेकंड है बेटा आपका पिरामिड ऑफ बायोमास। सो पिरामिड ऑफ बायोमास भी हमेशा अपराइट रहता है। यहाँ पे प्रोड्यूसर है, यहाँ पे प्राइमरी कार्निवोर है, सॉरी हर्बीवोर है, और यहाँ पे कार्निवोर है, ओके। सो प्रोड्यूसर 100 ऑफ द ट्री होंगे। तो 100 ऑफ द ट्री अगर हमने यहाँ पे लिए 100 ऑफ द ट्री, सो 100 ऑफ द ट्री का कुछ बायोमास होगा। ऑब्वियसली क्वांटिटी ज़्यादा है, नंबर ज़्यादा है, तो बायोमास भी ज़्यादा होगा, ओके। तो इनका बायोमास सपोज है 200 kg, सपोज है 200 kg, और उसके ऊपर आपके 25 डियर ईट कर रहे हैं। सो 25 डियर का वेट अगर हम देखेंगे तो 25 डियर का वेट सपोज है आपका 120 kg। बहुत कम हो गया ये, पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सपोज करने में क्या जा रहा है, 120 kg। और उनके पीछे एक ही टाइगर है, एक ही लायन है, तो एक लायन का वेट कितना होगा, सपोज आपका है उसका 100 kg, ओके। सो पिरामिड ऑफ बायोमास ये भी कैसा हो जाता है आपका, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अगर होगी, अब यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होगी तो आपका पिरामिड ऑफ बायोमास भी आपको अपराइट मिलेगा बेटा, अपराइट ही मिलेगा मोस्ट ऑफ द कंडीशन में। बट यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। यहाँ पे एक्सेप्शन कौन सा है बेटा, एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्सेप्शन है एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो रहता है जू, ये इन्वर्टेड मिल जाता है, मीन्स जू प्लैंक्टन है जो है, सॉरी फाइटोप्लैंक्टन, और यहाँ पे आएंगे जू प्लैंक्टन। ये क्या होते हैं, जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन एकदम स्मॉल प्लांट्स बोलेंगे हम, या स्मॉल क्रिएचर्स हैं प्लांट के वाटर के अंदर जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे लाइक योर एनाबिना, नॉस्टॉक, है ना, अलगी। सो ये स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन है जो आपका फोटोसिंथेसिस करते हैं, और इनका नंबर वाइडली इंक्रीज होता है बेटा, बहुत जल्दी इंक्रीज होता जाता है ना। एंड जू प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन को खा जाते हैं, जू प्लैंक्टन हर्बीवोर की तरफ, जैसे ये आपके प्रोड्यूसर है और ये हर्बीवोर की तरफ। जू प्लैंक्टन स्मॉल क्रिएचर्स है लाइक योर हाइड्रा एंड और नाम नहीं याद है मुझे, हाइड्रा जैसे वगैरह जो है, जो आपके फाइटोप्लैंक्टन को खा जाते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन का रिप्रोडक्शन रेट ज़्यादा है, बनते तो है कंटिन्यूसली, मीन्स उनका बायोमास तो बनता जा रहा है, बट क्योंकि जू प्लैंक्टन उसको खाने का रेट भी ज़्यादा है, और जू प्लैंक्टन खाने का रेट जू प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन को खा रहे हैं, तो उनका जो खाने का रेट ज़्यादा होने की वजह से उनका बायोमास इंक्रीज तो हो रहा है, पर सडनली वो डिक्रीज भी होता जा रहा है, और वो डिक्रीज होने की वजह से जू प्लैंक्टन का मास बढ़ता जा रहा है। क्यों, अब कोई एनिमल फूड मटेरियल खाएगा तो मोटा तो होगा, मोटा होगा तो उसका वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा मतलब उसका बायोमास बढ़ रहा है। तो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास की तुलना में जू प्लैंक्टन का बायोमास ज़्यादा होता है। दैट्स वाई आपको पिरामिड ऑफ बायोमास एक्वेटिक फूड सिस्टम में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ MCQ, यहाँ से एक पूछा जा सकता है। ओके, वन मोर थिंग इससे रिलेटेड है बेटा, नेचर में 2 फूड चेन देखने को मिलती है आपको। एक फूड चेन को कहते हैं हम ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन,
ग्रेजिंग फूड चेन क्या होती है? जब कोई फूड चेन ऑलवेज प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रही है, कोई भी फूड चेन ऑलवेज प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रही हो। प्रोड्यूसर्स क्या है बेटा? ग्रीन प्लांट। प्रोड्यूसर्स क्या है? ग्रीन प्लांट। अगर कोई फूड चेन प्रोड्यूसर के साथ स्टार्ट हो रही है और ग्रीन प्लांट है तो उस फूड चेन को कहा जाता है ग्रेजिंग फूड चेन या ग्रेजिंग इकोसिस्टम। और अगर कोई फूड चेन डेट्रिटस से स्टार्ट हो रही है, डेट्रिटस से स्टार्ट हो रही है तो हम उसे बोलेंगे डेट्रिटस सिस्टम या डेट्रिटस फूड चेन। ये क्या होता है? डेट्रिटस का मतलब डिकम्पोजर होते हैं। तो डिकम्पोजर्स कैसे फूड चेन को बनाएंगे? फिर से एक बार देखते हैं। टॉपिक लेवल प्रोड्यूसर, देन हर्बीवोर, देन प्राइमरी कार्निवोर और देन ट्रॉप कार्निवोर वगैरह, वो इतना नहीं लिखती मैं। ओके, प्रोड्यूसर से, सो प्रोड्यूसर से ये चेन स्टार्ट हो रही है, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ग्रेजिंग फूड चेन। ओके, टेरेस्ट्रियल में जनरली मोस्ट ऑफ द आपको ग्रेजिंग फूड चेन ही देखने को मिलेगी। और डेट्रिटस फूड चेन क्या होगी बेटा? सपोज इस एरिया के अंदर 100 ऑफ द प्लांट्स है ना, उस 100 ऑफ द प्लांट्स को 25 डियर ने खा दिया और 25 डियर को सपोज एक टाइगर ने खा लिया। ओके, सो जो 100 प्लांट्स है तो 100 के 100 पूरे के पूरे प्लांट्स तो आपके डियर नहीं खाएंगे। कुछ प्लांट्स आपके गिर जाएंगे, आंधी तूफान आ गया, टूट के गिर गए, सड़ गए, डेड हो गए, खत्म हो गए। तो वो कुछ प्लांट डेड हो गए, मतलब डेड प्लांट जाएंगे तो उसको कौन अटैक करेगा? उनके ऊपर डेट्रिटस अटैक करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करेंगे, अर्थवर्म, फंगी, बैक्टीरिया अटैक करेंगे। हर्बीवोरस में डियर जो 25 डियर है हमारे पास, 25 के 25 डियर को तो लायन खा नहीं जाएगा। कुछ डियर क्या हो जाएंगे? नेचुरल मौत मर जाएंगे बेचारे, मर जाएंगे तो उनकी बॉडी नेचर में पड़ी रहेगी, ज़मीन के ऊपर पड़ी रहेगी, सड़ने लग जाएगी, डिकम्पोज होना स्टार्ट करेगी। तो ये भी आपका यहाँ पर डिकम्पोजिशन में चला जाएगा। जो लायन है, लायन को तो खाने वाला कोई है ही नहीं, टॉप कार्निवोर है, उसको खाने वाला कोई और है ही नहीं, तो वो मरने के बाद तो उसको भी डिकम्पोज ही होना है, मीन्स मोस्ट ऑफ द जो ग्रेजिंग फूड चेन तो चल रही है, पर ग्रेजिंग फूड के चेन के साथ साथ डेट्रिटस फूड चेन भी आपकी चल रही है। तो यहाँ से भी एक एमसीक्यूज आता है कि ग्रेजिंग फूड चेन की तुलना में डेट्रिटस फूड चेन बहुत बड़ी फूड चेन है बेटा, बहुत बड़ी इकोसिस्टम है जो आपका मटेरियल्स को डिग्रेडेट करती है। कौन से मटेरियल्स को? डेड मटेरियल्स को। कहाँ पे डिग्रेडेट करती है? इन ईच ट्रॉपिक लेवल। यहाँ पे देखो, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से, सेकंड ट्रॉपिक लेवल से, थर्ड ट्रॉपिक लेवल से, हर जगह से डिकम्पोजिशन हो रहा है, हर जगह से डेट्रिटस साइकिल्स आपकी रनअप कर रही है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी अराइज हो जाता है ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन में, तो ऑलवेज ग्रेजिंग फूड चेन का कैपेसिटी कैसी होगी? कम होगी। डेट्रिटस फूड चेन कैसे जाएगी? अपर होगी। बट दैट कंडीशन इज ट्रू ओनली फॉर द टेरेस्ट्रियल एरिया। एक्वेटिक के लिए हर बार ये आपका पॉसिबल नहीं होगा, एक्वेटिक के लिए हर बार आपका ट्रू सेंटेंस नहीं होगा। ओके, सो पिरामिड ऑफ बायोमास क्लियर। पिरामिड ऑफ बायोमास इन जनरल कैसा होता है बेटा? आपका इन जनरल अपराइट ही रहता है, बट यहाँ पे भी एक्सेप्शनल केसेस कहाँ पे आएगी? एक्वेटिक इकोसिस्टम में, जहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन का जो बायोमास है वो फ्रिक्वेंटली बढ़ता तो जाता है बट फ्रिक्वेंटली घटता भी जाता है। ओके, एंड जू प्लैंक्टन का बायोमास उनकी तुलना में बड़ा हो जाता है। देन थर्ड पिरामिड है आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी। सो पिरामिड ऑफ एनर्जी के लिए कोई एक्सेप्शन कंडीशन नहीं है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस कभी आ गया तो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। ऑलवेज अपराइट कैसी होती है देखिए, फिर से हम पिरामिड ड्रॉ करा। अब ये टॉपिक लेवल 1, टॉपिक लेवल 2, टॉपिक लेवल 3, यहाँ पे प्रोड्यूसर, यहाँ पे हर्बीवोर, यहाँ पे कार्निवोर। ओके, सो सनलाइट गिरी प्लांट्स के ऊपर, सनलाइट गिरी, प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस की, और सनलाइट का कितना परसेंट लेता है वो? प्लांट्स फूड बनाने के लिए सनलाइट का कितना परसेंट लेता है? 2 से 10% लेता है, जो आपके एनसीईआरटी में डाटा दिया है। प्रोड्यूसर्स में हमने प्रोडक्शन में एक्चुअली हमने देखा भी उसको, 2 से 10% हीट एनर्जी लेता है, लाइट एनर्जी लेता है, और उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके क्या बना रहा है? ग्लूकोज बना रहा है। ओके, तो ग्लूकोज बना रहा है, तो जो ग्लूकोज उसने बनाया, अब यहाँ पे एक जो डायग्राम है आपके एनसीईआरटी में दिया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो। हाँ, डायग्राम तो ड्रॉ करने की कोशिश करूँ क्या? मैं करती हूँ थोड़ी। ये देखो, ऐसा प्लांट है, प्लांट के ऊपर फोटोसिंथेसिस हुआ और उसने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। अब इस प्लांट को सपोज काऊ ने खाया, काऊ ने इसको खाया, तो प्लांट से ये हो गई आपकी टॉपिक लेवल 1, ये टॉपिक लेवल 1, ये हो गई टॉपिक लेवल 2। मीन्स एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है टॉपिक लेवल 1 से टॉपिक लेवल 2 में। पर जितनी एनर्जी बन रही, सपोज यहाँ पे जो 100% एनर्जी बन रही बेटा, 100% को हम एनर्जी का फॉर्म लेते हैं यहाँ पे
10,000 जूल एनर्जी बन गई, सपोज 10,000 जूल एनर्जी बन गई, तो ये पूरी की पूरी एनर्जी काऊ की बॉडी में ट्रांसफर में बाहर निकल जाती है एटमॉस्फेयर में। और यहाँ पे आपका थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ लगता है जो फिजिक्स के अंदर आता है, मे भी आपने पढ़ा होगा। थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि whenever the energy transfer or converted from one energy level to another energy level or one energy form to another energy form, जब एनर्जी आपकी ट्रांसमिट होती है एक एनर्जी फॉर्म से दूसरे एनर्जी फॉर्म के अंदर, तो कभी भी पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसमिट नहीं होती, उसकी कुछ ना कुछ क्वांटिटी एनर्जी आपकी एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, फिर वो चाहे किसी भी फॉर्म में रिलीज हो, बट वो एनर्जी कुछ ना कुछ क्वांटिटी में आपके एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। ये थर्मोडायनामिक्स को आपका लॉ बताता है। तो इस लॉ के अनुसार काऊ ने जब प्लांट्स को ईट किया, खाया, तो उसमें से 90% एनर्जी हीट के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चली गई, ओनली 10% एनर्जी काऊ को मिली, एंड 10,000 का 10% कितना आएगा 1,000 जूल एनर्जी काऊ को मिली। ओके, अब काऊ को ईट किया टाइगर ने, टाइगर ने ईट किया, तो सेम कंडीशन, काऊ के पास जितनी एनर्जी थी उसकी 90% एनर्जी एटमॉस्फेयर में चली गई हीट के फॉर्म में, ओके, और 10% एनर्जी ओनली ट्रांसमिट हो गई टाइगर के पास। तो अब टाइगर के पास एनर्जी कितनी है, टाइगर के पास है 100 जूल ऑफ द एनर्जी। मींस जो टॉप मोस्ट एनर्जी ट्रॉपिक लेवल पे ऑर्गेनिज्म रहता है, जो टॉप मोस्ट ट्रॉपिक लेवल पे ऑर्गेनिज्म रहता है, उसके पास हमेशा एनर्जी का लेवल कैसा होता है बेटा, कम होता है। उसके पास हमेशा एनर्जी का लेवल कैसा होता है, कम होता है। इसलिए आपकी फूड चेन कभी भी 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल से बड़ी नहीं होती। कोई भी फूड चेन आपको 100-200 ट्रॉपिक लेवल की या 50-40 ट्रॉपिक लेवल की आपको नहीं मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4, या बहुत ज़्यादा हो गया तो 5 ट्रॉपिक लेवल, ओके, 5 भी बहुत एक्सट्रीम कंडीशन हो गई। 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल तक आपको फूड चेन मिलेगी। क्योंकि एनर्जी कंटिन्यूसली कम होती जा रही है, और इतनी लंबी अगर हमने फूड चेन चली गई बना दी, तो उसका एनर्जी का फॉर्म कितना जाएगा बेटा, 0.000% चला जाएगा। तो फ़ायदा ही क्या हुआ। तो आपको नेचर में कभी भी फूड चेन इतनी लंबी नहीं मिलेगी। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी कैसा रहता है आपका, पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट पोजिशन मिलता है, और ये आपका 10% लॉ को आपका एक्सप्लेन करता है। 10% लॉ मतलब एनर्जी इज ऑलवेज ट्रांसमिट फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल और नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन द 10% फॉर्म। बाकी रिमेनिंग 90% फॉर्म एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और इसको प्रूफ किया गया है फिजिक्स के सेकंड थर्मोडायनामिक्स लॉ के थ्रू। ओके, सो दिस इज अबाउट द पिरामिड ऑफ एनर्जी। क्लियर, तीनों पिरामिड हमें क्लियर हो गए, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं इसका क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन है बेटा, बट इकोलॉजिकल सक्सेशन के पहले इसी टॉपिक से रिलेटेड एक पार्ट जो आपके एनसीईआरटी में दिया है उसको देख लेते हैं। एक्चुअली 2 टर्मिनोलॉजी दी है आपको एनसीईआरटी में बेटा, तो उन टर्मिनोलॉजी का अकॉर्डिंग टू द एमसीक्यू पैटर्न अगर हम बोलेंगे तो इंपॉर्टेंट तो है, तो उस टर्मिनोलॉजी का क्या मीनिंग होता है वो पहले देख लें। एक है टर्मिनोलॉजी स्टैंडिंग क्रॉप एंड सेकंड है स्टैंडिंग स्टेट। ओके, स्टैंडिंग क्रॉप एंड स्टैंडिंग स्टेट, इसका क्या मीनिंग होता है। हमने देखा ट्रॉपिक लेवल 1 एंड ट्रॉपिक लेवल 2, एनर्जी ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। तो ऑब्वियसली ट्रॉपिक लेवल 1 हमेशा क्या होती है बेटा, प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स मीन्स ग्रीन प्लांट, ओके, एंड ट्रॉपिक लेवल 2 हर्बीवोर। सो ट्रॉपिक लेवल 1 में कुछ न कुछ बायोमास होगा, मीन्स अगर सपोज एक एरिया है तो उस एरिया में 100 ऑफ द प्लांट्स है, तो 100 ऑफ द प्लांट्स का 1000 kg वेट है, 1000 kg वेट है, मीन्स वहाँ पे कुछ ना कुछ उस प्रोड्यूसर का बायोमास है। ओके, उस 1000 kg ऑफ द प्लांट्स को हर्बीवोर खा रहे हैं, सपोज 500 डियर जो है वो उसको ईट कर रहे हैं या खा रहे हैं, तो उनका बायोमास भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है सेकंड टॉपिक लेवल पे, और उनका बायोमास है सपोज 3000 kg, ये सेकंड टॉपिक लेवल का बायोमास है, मतलब वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो स्टैंडिंग क्रॉप को हम क्या बोलेंगे बेटा, द बायोमास ऑफ वन ट्रॉपिक लेवल एट अ यूनिट टाइम और एट अ पर्टिकुलर टाइम, मीन्स 1 साल के अंदर वहाँ पे कितना बायोमास इंक्रीज हो रहा है, 2 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर कितना बायोमास इंक्रीज हो रहा है, दैट वी कॉल द स्टैंडिंग क्रॉप। कहाँ पे, सॉरी, ईच ट्रॉपिक लेवल पे।
T1 पे, T2 पे, T3 पे जो बायोमास इंक्रीज हो रहा है, दैट इंक्रीजिंग बायोमास वी कॉल द स्टैंडिंग क्रॉप। सो स्टैंडिंग स्टेट क्या हो गया, स्टैंडिंग स्टेट क्या हो गया, तो ये बायोमास इंक्रीज हो गया, तो ये डेड होने के बाद डिग्रेडेड तो होगा, डिकम्पोज तो होगा, डिकम्पोज होने के बाद जमीन के अंदर क्या रिलीज होता है बेटा, न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं। ओके, सो स्टैंडिंग स्टेट मीन्स, स्टैंडिंग स्टेट मीन्स द बायोमास of nutrients in a soil at a unit time. The biomass of the nutrient in a soil in a unit area of the soil. अब बहुत सारा एरिया का सॉइल में बोला, in unit area of soil मीन्स सपोज मैंने 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर स्क्वायर वाला एरिया लिया, तो 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर स्क्वायर वाले एरिया के अंदर एक साल के अंदर ज़मीन के अंदर कितना न्यूट्रिएंट का बायोमास रिलीज हो रहा है, दैट वी कॉल द स्टैंडिंग स्टेट, दैट वी कॉल द स्टैंडिंग स्टेट। सो स्टैंडिंग क्रॉप, द that terminology related to the biomass of the trophic level, and standing state, that terminology is related to the biomass of the nutrients present in the soil or released in the soil in a unit time, in a unit time. Okay. ये एनर्जी पिरामिड से ही रिलेटेड पार्ट था जो आपके एनसीईआरटी में दिया है और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है तो एनसीईआरटी के तो सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट होते ही है बेटा। ओके, बायोलॉजी से लेके रिलेटेड एनसीईआरटी में एक खासियत ये है कि कंटेंट आपको शॉर्ट फॉर्म में मिल जाएगा, बट ईच एंड एवरी लाइन हैव अ इंपॉर्टेंट एरिया। सभी पूरी लाइन लाइन टू लाइन आपका इंपॉर्टेंट एरिया होता है, इसलिए आपको बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी आपको रीड करनी है। ओके, तो चलो नेक्स्ट लेवल जो है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन मीन्स लाइफ कैसी ओरिजिनेट हो रही है एट अ पर्टिकुलर एरिया, किस तरह के चेंजेस बन रहे हैं और चेंजेस कैसे आपके ट्रांसमिट हो रहे हैं, मूव ऑन हो रहे हैं। ओके, हमें पता है सपोज सॉरी ये एरिया है। ओके, अब ये एरिया आपका प्लेन एरिया, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक प्लेन एरिया है जहाँ पे अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। और क्या हो गया, एकदम से अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, तो उस एरिया में आपका पॉन्ड डेवलप हो गया, एक गड्ढा डेवलप हो गया, पॉन्ड तो नहीं बोलेंगे हमें, गड्ढा डेवलप हो गया। ओके, और क्या हो गया, रेनी सीजन में इस गड्ढे के अंदर पानी भरा गया, रेनी सीजन में इस गड्ढे के अंदर पानी भरा गया, बहुत बड़ा वाला गड्ढा है ना, बहुत बड़ा वाला मतलब पॉन्ड के साइज से बराबर का। ओके, अब यहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है, फिलहाल कोई भी लाइफ प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो हमें पता है कि लाइफ तो वाटर से ओरिजिनेट हुई है, तो पहले मूव कैसे हुई, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, तो सबसे पहले यहाँ पे सिंपल ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड हो जाएंगे। तो सिंपल ऑर्गेनिज्म में क्या ओरिजिनेटेड होंगे, स्मॉल स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन, स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन। ओके, देन ये स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन के बाद कुछ सालों के बाद यहाँ पे सबमर्ज्ड प्लांट आ जाएंगे, सबमर्ज्ड रूटेड प्लांट, मतलब ऐसे प्लांट जिनकी जो रूट्स है वो पॉन्ड की ज़मीन के अंदर धसी हुई होगी और वो वाटर के अंदर पूरी तरीके से सबमर्ज्ड होंगे। ओके, देन थोड़ा सा और इवोल्यूशन हुआ और सक्सेशन हुआ, और क्या हो गया, रूटेड फ्री फ्लोटिंग प्लांट आर डेवलप, रूटेड फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स आर डेवलप। ओके, अब क्या हो गया, अब हम दूसरा पॉन्ड बनाते हैं। देन नेक्स्ट स्टेज आती है, नेक्स्ट स्टेज क्या है आपकी, रेड, एक बार स्टेज काउंट कर लो बेटा, क्या है, रेड, यस, रेड स्वैम्प स्टेज। रेड स्वैम्प स्टेज में क्या है, रूटेड प्लांट तो थे, बट फ्री फ्लोटिंग भी थे, और उनने उस पॉन्ड को पूरी तरीके से कवर कर लिया और एक बूशी स्ट्रक्चर क्रिएट किया, तो उस बूशी स्ट्रक्चर को बोला उनने रेड स्वैम्प प्लांट्स, रेड स्वैम्प प्लांट्स। ओके, इसकी नेक्स्ट स्टेज क्या आती है, फिर से हम नया पॉन्ड बनाएंगे। नेक्स्ट स्टेज क्या आएगी, ये जो थोड़े से बुशी स्ट्रक्चर थे, स्ट्रक्चर सिमिलर है बट उनकी थोड़ी सी हाइट इंक्रीज हो गई है, एंड इन द मिडल ऑफ द एरिया, मिडल ऑफ द पॉन्ड एरिया, इट बिकम अ बिग साइज, एंड साइड ऑफ द पॉन्ड इट बिकम अ बुशी स्ट्रक्चर।
सो दैट वी कॉल द स्वैम्प। मैश मेड्यू स्टेज, इसे कहा गया मैश मेड्यू स्टेज, मैश मेड्यू स्टेज। ओके, नेक्स्ट अगेन यहाँ पे अब बड़े बड़े ट्री बन गए और ये जो पॉन्ड की डेप्थ थी ना बेटा, पॉन्ड की डेप्थ थोड़ी कम हो गई, डेप्थ थोड़ी कम हो गई और थोड़े बड़े बड़े साइज के ट्री डेवलप हो गए, थोड़े बड़े साइज के ट्री डेवलप हो गए। एक घना सा एरिया आपका क्रिएट हो गया जो श्रब एंड ट्रीज आर आल्सो देयर। श्रब, कुछ श्रब भी डेवलप हो गए, कुछ ट्रीज भी डेवलप हो गए। उस एरिया को बोला उन्हें स्क्रैब स्टेज, स्क्रैब स्टेज। एंड फाइनली वो पॉन्ड एरिया पूरा आपका स्टेबल हो गया, पूरा आपका स्टेबल हो गया और वहाँ पे एक फॉरेस्ट डेवलप हो गया, वहाँ पे एक फॉरेस्ट डेवलप हो गया। तो ये जो सक्सेशन है, ये जो इवोल्यूशन हो रहा है आपका लाइफ का एक स्टेज से दूसरे स्टेज में, इस इवोल्यूशन को, इस सीरीज़ को सीरी कहा गया। इस सीरी प्राइमरी स्टेज मतलब जहाँ पे वाटर के अंदर कुछ भी डेवलप नहीं हुआ था, कुछ भी डेवलप नहीं हुआ था, उस कंडीशन को बोला था पायोनियर। इसे कहा था बेटा पायोनियर स्टेज, इसे कहा गया था पायोनियर स्टेज। और जो लास्ट स्टेज है जहाँ पे फॉरेस्ट डेवलप हुआ उसे कहा गया क्लाइमैक्स स्टेज, उसे कहा गया क्लाइमैक्स स्टेज। और वाटर के अंदर अगर लाइफ ओरिजिनेट हो जाती है तो उसे कहा जाता है हाइड्रोसीरी, उसे कहा जाता है हाइड्रोसीरी। और अगर फॉरेस्ट तो हमें पता है टेरेस्ट्रियल एरिया में होता है, ओके, तो फॉरेस्ट डेवलप हो रहा है तो टेरेस्ट्रियल एरिया के अंदर जो लाइफ रहती है दैट वी कॉल्ड मीजोसीरी, that we call mesocery, sorry. So what about desert, what about desert? अगर डेजर्ट एरिया में लाइफ ओरिजिनेट हुआ तो उसे कहा जाता है जीरोसीरी, दैट वी कॉल द जीरोसीरी। तो ये अभी आपको जो इकोलॉजिकल सक्सेशन मैंने बताया जिसकी डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में दी है वो किससे रिलेटेड था, वो हाइड्रोसीरी से रिलेटेड था। मतलब मूवमेंट ऑफ द सक्सेशन फ्रॉम हाइड्रोसीरी टू मीजोसीरी। स्टार्ट कहाँ से हुई, हाइड्रोसीरी से, एंड अप कहाँ पे हुई, मीजोसीरी से। मीन्स फाइनली कोई भी कंडीशन हो, आगे मैं आपको जीरोसीरी का भी एग्जांपल बताती हूँ, फाइनली कोई भी कंडीशन हो हाइड्रोसीरी से स्टार्ट हो रही तो एंडिंग पोजीशन हमेशा क्लाइमेक्स स्टेज हमेशा मीजोसीरी हो गई। अगर डेजर्ट एरिया से स्टार्ट हुई मीन्स जीरोसीरी से स्टार्ट हो गई तो भी उसका जो क्लाइमेक्स स्टेज होगा वो मीजोसीरी होगा। ये जो इवोल्यूशन कहा जाता है दैट इवोल्यूशन वी कॉल द सक्सेशन, इसे हमने कहा सक्सेशन मीन्स सक्सेसिवली लाइफ को ग्रो हो रहा है। अब क्या होगा, अब लाइफ यहाँ पे हो सकता है फिर से इरप्शन हो जाए, वोल्केनिक इरप्शन हो जाए, फिर से वोल्केनो फट जाए या फिर से आपका लैंडस्लाइडिंग हो जाए, कुछ हो जाए और पूरी लाइफ वहाँ से ख़त्म हो जाए, पूरी लाइफ वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। फिर ये वाली कंडीशन फिर से स्टार्ट होगी। फिर ये जो आपकी कंडीशन बताई मैंने अभी जस्ट हाइड्रोसीरी से लेके मीजोसीरी तक का जो सफ़र बताया लाइफ का, वो जर्नी बताई, वो जर्नी आपकी फिर से स्टार्ट हो गई होगी। ओके, सो ये आपके एनसीईआरटी में दिया है हाइड्रोसीरी से रिलेटेड। जीरोसीरी का भी देख लेते हैं। जीरोसीरी का भी ऐसा है, जीरोसीरी से मीजोसीरी तक का सफ़र, द जर्नी ऑफ लाइफ फ्रॉम जीरोसीरी टू मीजोसीरी कैसे होती है। अभी तो हमने जस्ट देखा हाइड्रोसीरी से मीजोसीरी तक। ओके, सो जीरोसीरी मतलब ये सपोज ये बेटा एक रॉक है, रॉक पत्थर, ये न्यूली डेवलप रॉक है जो वेदरिंग ऑफ द सॉइल पार्टिकल या वेदरिंग ऑफ द बड़े बड़े रॉक से एक छोटा सा रॉक बन गया। ओके, तो रॉक के ऊपर फिलहाल तो कुछ नहीं है, बेयर है, वो बेयर है, बेयर मीन्स कुछ नहीं होता उसके ऊपर। ओके, तो फिलहाल रॉक के ऊपर कुछ नहीं है, बेयर है। फिर क्या हो जाएगा, धीरे 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 रॉक के ऊपर सबसे पहले देखना, अगर जीरोफिटिक कंडीशन है, ऐसी कोई रॉकी कंडीशन है तो उसके पहले सबसे पहले यहाँ पे लाइकेन डेवलप होते हैं। लाइकेन, क्योंकि लाइकेन दो स्पीसीज़ का कॉम्बिनेशन है, फंगी एज वेल एज अलगी, दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो सबसे पहले ये डेवलप हो जाएंगे। और लाइकेन का बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्ट्रक्चर तो है नहीं क्योंकि उसके पास रूट्स, लीव्स वगैरह ये कोई डिवीजन होता नहीं।
ओके। सो ये लाइकेन क्या होंगे, डेवलप हो जाएंगे और लाइकेन उसके ऊपर ग्रो करेंगे। किसके ऊपर ग्रो करेंगे, रॉक के ऊपर। तो वो क्या करेंगे, धीरे धीरे ग्रो करने की वजह से उस रॉक का जो एरिया है, सरफेस है, वो आपका फ्रिक्शन करेगा और उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बाहर निकलते जाएंगे। ओके। और कुछ समय के बाद ये लाइकेन भी आपके डिग्रेडेड हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। तो वो जो नेक्स्ट प्लांट है जो वहाँ पे ग्रो होने वाला है, उसके लिए वो बेड प्रिपेयर करेंगे। बेड प्रिपेयर करेंगे मीन्स जब वो डेड हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे। ओके। और वो न्यूट्रिएंट्स आपकी उसकी आगे वाली स्टेज के ग्रो के लिए हेल्पफुल हो जाएंगे। फिर फाइनली धीरे धीरे आपके डिकम्पोज हो गए और वहाँ पे छोटे छोटे ब्रायोफाइट्स डेवलप होना स्टार्ट हो गए। ब्रायोफाइट्स डेवलप होना स्टार्ट हो गए। तो ब्रायोफाइट्स के पास राइजॉइड जैसे रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एक्चुअली रूट नहीं होते बट रूट लाइक स्ट्रक्चर है, राइजॉइड की तरह होते हैं। वो क्या करते हैं, वो भी आपका रॉक के ऊपर ग्रो करना स्टार्ट करेगा और रॉक को कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन करेगा, धीरे धीरे ब्रेक डाउन करेगा। ओके। फाइनली इसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा, ये डेड हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेज के लिए क्या करेगा, बेड प्रिपेयर करेगा। बेड प्रिपेयर करेगा मीन्स न्यूट्रिएंट रिलीज करेगा। बेड प्रिपेयर करेगा, यहाँ पे हम बोलेंगे बेड प्रिपेयर्ड। ये वर्ड आपके एनसीईआरटी में यूज किया है, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। बेड प्रिपेयर्ड मीन्स न्यूट्रिएंट रिलीज करेगा। ओके। सो इसके पास छोटे छोटे हर्ब्स डेवलप हो जाएंगे, हर्ब्स, स्मॉल हर्ब्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्मॉल हर्ब्स मतलब छोटे छोटे पौधे जिनके पास रूट्स है, स्टेम है, फिर में वो भी आपके जिम्नोस्पर्म के हो सकते हैं, मे बी वो एंजियोस्पर्म के मटेरियल हो सकते हैं, या फिर बीच वाली स्पीसीज जो है आपके टेडोफाइट्स वो भी हो सकते हैं। छोटे छोटे हर्ब्स डेवलप हो जाएंगे। फिर वो रॉक के अंदर रूटेड होना स्टार्ट कर देंगे, कोशिश करेंगे अंदर जाने की, तो रॉक को धीरे धीरे ब्रेक डाउन करेंगे। तो क्या रॉक सिर्फ इसकी वजह से ब्रेक डाउन हो रहा है? नहीं बाबा, रॉक इसी वजह से ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, उसके साथ साथ उसके ऊपर टेम्परेचर का असर हो रहा है, उसके ऊपर विंड का असर हो रहा है, उसके ऊपर सनलाइट का असर हो रहा है। तो दोनों तीनों इफेक्ट एक साथ होने की वजह से वेदरिंग ऑफ द रॉक हो रहा है और वहाँ पे जो प्रीवियसली डेवलप्ड स्पीसीज थी वो डेड एंड डिकम्पोज होने की वजह से न्यूली डेवलप्ड स्पीसीज के लिए बेड प्रिपेयर करें। ओके। ये डेड डिग्रेडेड हो जाएंगे तो फिर वहाँ पे थोड़े से बिग साइज के हर्ब डेवलप होंगे। श्रब बोलते हैं ना, हम श्रब के पास जाते हैं, अब हर्ब से डायरेक्ट श्रब के पास जाते हैं। ओके। श्रब डेवलप हो जाएंगे एंड फाइनली ट्रीज डेवलप हो जाएंगे, बड़े बड़े ट्रीज डेवलप हो जाएंगे। तो रॉक के ऊपर लाइकेन जो डेवलप हुआ, मतलब पहले यहाँ पे कुछ नहीं थी, तो पायोनियर स्टेज क्या आएगी इसकी, लाइकेन। पायोनियर स्टेज मतलब सबसे पहली स्टेज क्या आएगी, जीरो। ये कंडीशन होगी जीरोफिटिक कंडीशन, जीरो सीरी कहेंगे हम इसको, क्योंकि डेजर्ट एरिया में हो रही। ओके, डेजर्ट एरिया के ऊपर हो रही है। तो पायोनियर स्पीसीज यहाँ पे लाइकेन हो जाएगी। लाइकेन का ब्रायोफाइट, स्मॉल हर्ब्स, बिग श्रब्स एंड ट्रीज, यहाँ तक का जो सफ़र है दैट वी कॉल द इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज। और यहाँ पे ट्रीज जो आ जाएंगे, ट्रीज कैसी कंडीशन है बेटा, मेजिक कंडीशन है, मेजोसीरी है, जस्ट अभी बताया था, मेजिक कंडीशन है, मेजोसीरी है। मेजोसीरी मीन्स इफ द प्लांट आर ग्रो ऑन द टेरेस्ट्रियल कंडीशन दैट वी कॉल द मेजोसीरी। एंड मेजोसीरी कैसी है, क्लाइमेक्स स्टेज है। मेजोसीरी कैसी है, क्लाइमेक्स स्टेज है। मीन जीरोफिटिक कंडीशन में या जीरोसीरी कंडीशन में भी लाइफ स्टार्ट होती है पायोनियर स्टेज से एंड खत्म होती है क्लाइमेक्स स्टेज पे। स्टार्ट हो रही जीरोसीरी से, खत्म हो रही मीजोसीरी पे। मतलब ऑलवेज क्लाइमेक्स स्टेज काय की होगी आपकी बेटा, मीजोसीरी की। ऑलवेज क्लाइमेक्स स्टेज काय की होगी, मीजोसीरी की। दैट वी कॉल द इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन मीन्स हाउ द लाइफ ग्रो एंड हाउ द लाइफ move on. Okay. I hope you understand well. मीन्स यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट जो पायोनियर स्टेज, जिसे क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी सक्सेशन। पायोनियर स्टेज मतलब जहाँ पे पहले लाइफ नहीं थी, अब लाइफ ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो गई, दैट वी कॉल प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन। एंड जब आपकी लाइफ ओरिजिनेट होके क्लाइमेक्स स्टेज पे आ गई, दैट वी कॉल सेकेंडरी सक्सेशन। दैट वी कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन। मतलब लाइफ कैसे ग्रो हो रही है, और कोई भी हो, एक्वेटिक लाइफ साइकिल हो या टेरेस्ट्रियल लाइफ साइकिल हो या डेजर्ट लाइफ साइकिल हो, एंडिंग पॉइंट क्या होगा, मीजोजीरी कंडीशन। एंडिंग पॉइंट क्या होगा, मीजोजीरी कंडीशन, दैट वी कॉल द क्लाइमेक्स स्टेज। ओके। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक
इस लेसन का। एंड ऑलमोस्ट ये लास्ट टॉपिक है। आई थिंक इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक होगा, नाम नहीं याद आ रहा फिलहाल अभी, चलो ठीक है। अभी जो टॉपिक है वो तो देख लेते हैं, वो है हमारा न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर द मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। कितना है टोटल? टोटल आपके 16 मिनरल्स है बेटा, 16 मिनरल्स। आउट ऑफ दैट 16 मिनरल्स प्लांट मीन्स इसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ। ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट इसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ आर 16 मिनरल्स। ओके, उसमें से 13 मिनरल्स या 13 न्यूट्रिएंट्स हम बोलेंगे प्लांट को मिलते हैं सॉइल से, एंड 3 न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स प्लांट को मिलते हैं वाटर एंड एयर से। ओके, सो वाटर और एयर से क्या क्या मिलता है उसको? वाटर और एयर से मिलता है हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन बाकी के आपके सॉइल से मिलते हैं। फिर ये मिनरल्स को, इस न्यूट्रिएंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और दूसरा है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके 7 होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके 6 है, जो इसेंशियल है फॉर द प्लांट ग्रोथ। तो ये मिनरल्स, ये न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर आए कहाँ से? ओके, और इनकी साइकिल किस तरह से वर्क करती है? एक्चुअली ये सॉइल के अंदर ही थे बेटा, बट सॉइल के थ्रू वो लाइफ्स में आ गए, फूड चेन में आ गए, और फूड चेन से फाइनली फिर से सॉइल में जाते हैं। वो कंडीशन कहलाती है न्यूट्रिएंट साइकिल। ओके, वो कंडीशन कहलाती है न्यूट्रिएंट साइकिल। तो नेचर में न्यूट्रिएंट साइकिल 2 तरह की होती है। न्यूट्रिएंट साइकिल जो है आपकी, वो 2 तरह की नेचर में, एक है गैसियस साइकिल और दूसरी है सेडिमेंटरी साइकिल। गैसियस साइकिल और सेडिमेंटरी साइकिल। गैसियस साइकिल में 2 गैसियस साइकिल परफॉर्म दी है जो आपके एनसीईआरटी में दी है, एक है ऑक्सीजन साइकिल एंड दूसरी है कार्बन साइकिल। एंड सेडिमेंटरी में भी 2 साइकिल दी है, एक है फॉस्फोरस साइकिल एंड अनदर इज सल्फर साइकिल। बट अभी हमें सिर्फ पढ़ना जो है, जो आपकी सिलेबस में इंक्लूड है, दैट इज द फॉस्फोरस साइकिल एंड कार्बन साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल्स एंड कार्बन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। नाइट्रोजन साइकिल ऑल्सो, सॉरी नाइट्रोजन है यहाँ पे, ऑक्सीजन का इंक्लूड तो किया नहीं हमने, चलो ठीक है मैंने लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन साइकिल, सो नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल ऑलरेडी आपको 9th क्लास में हो चुका है। अभी हम कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे और सेडिमेंटरी साइकिल में से फॉस्फोरस साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, कैसे रनअप होती है साइकिल? फर्स्टली, न्यूट्रिएंट को सॉइल में मेंटेन करने के लिए कुछ मटेरियल्स चाहिए, कुछ फैक्टर्स है, मीन्स हम बोलेंगे फैक्टर्स, सम फैक्टर्स हेल्प टू मेंटेन न्यूट्रिएंट इन सॉइल। सो वो फैक्टर्स क्या है? फर्स्ट टेम्परेचर, पीएच, मॉइस्चर एंड नेक्स्ट वन है सॉइल खुद। सॉइल, तो सॉइल के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इन गैसेस को, इन न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन करके रखते हैं। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है किसी भी न्यूट्रिएंट साइकिल को रन अप करने के लिए, किसी भी न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी जमीन के अंदर एज इट इज रखने के लिए। ओके, सो फर्स्टली स्टार्ट विद द कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है। सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल किससे बना? सेल अगर हम बात करेंगे तो सेल बेसिकली कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। सो प्रोटीन एंड लिपिड इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये कंपाउंड से बना है आपका। तो इसमें कार्बन है ना, कार्बन है। प्रोटीन जो है उसमें कार्बन है। तो अगर हम बोलेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कितना परसेंटेज कार्बन है, क्योंकि सेल से बनी है बॉडी और पूरी बॉडी तो सेल से बनी है, तो सेल कितनी सारी है? बहुत सारी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मोर इन नंबर ना। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग, 2 बार लिविंग लिख दिया यार। लिविंग ऑर्गेनिज्म contain or having 49% of carbon.
टोटल जो कार्बन है अर्थ सरफेस के ऊपर ग्लोबल कार्बन हम बोलेंगे, उसमें 49% कार्बन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में है एंड 71% कार्बन इन ओशियन, क्योंकि अर्थ का 79% एरिया ओशियन ने कवर किया है। ओके, तो ओशियन के अंदर भी बहुत सारा कार्बन है। कितना कार्बन है? 71% कार्बन है। ऑन ओनली 1% ऑफ कार्बन इन एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड लाइक गैस। ओके, ओनली 1% है जो है एटमॉस्फेयर के अंदर। ओके, सो जब ये कार्बन रिलीज होता है तो इसको फिक्स करना रहता है, तो कार्बन को फिक्सेशन ऑफ द कार्बन जो है बेटा, फिक्सेशन ऑफ द कार्बन, ये प्रोसेस परफॉर्म होती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस में? प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड से C6H12O6 बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। मीन्स इस गैसियस कार्बन को फिक्स करते हैं लिविंग बॉडी के अंदर। ओके, सो लिविंग बॉडी में से रिलीज कैसा होगा? ये तो अब पहले गैसियस फॉर्म में था, इसको उसने लिविंग बॉडी, किसने? प्लांट्स ने एनुअली फोटोसिंथेसिस, मतलब हर साल फोटोसिंथेसिस करके सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में फिक्सेशन ऑफ द कार्बन करता है जो लिविंग बॉडी प्रिपेयर कर रहा है, बना रहा है। ओके, अब लिविंग बॉडी डेड हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? बॉडी को काय में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर है बेटा, काय में कन्वर्ट कर देंगे? ह्यूमस में कन्वर्ट कर देंगे। और ह्यूमस हमें पता है धीरे धीरे मिनरलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा मिनरल्स को रिलीज करता है, जिसके थ्रू आपका कार्बन भी रिलीज हो रहा है, तो इस तरह से कार्बन आपका फिक्स किया जाता है और रिलीज किया जाता है। बट कार्बन को रिलीज करने के लिए क्या ये एक ही तरीका है कि आपके जो डेट्रिटस डिकम्पोज हो जाएंगे, ह्यूमस से मिनरल्स रिलीज हो जाएंगे, कार्बन रिलीज होगा। एटमॉस्फेयर में कार्बन कहाँ जा रहा है? वो तो जाएगा जमीन के अंदर, डिकम्पोज होने के बाद जो जाएगा वो तो जमीन के अंदर जा रहा है। हाँ, कुछ क्वांटिटी में गैसेस फॉर्म में भी बाहर निकलता है, बट एटमॉस्फेयर में वो कहाँ से जा रहा है? तो एटमॉस्फेयर में कार्बन रिलीज होने के रीजन है बेटा, रिलीज ऑफ कार्बन इन ATM स्टैंड फॉर एटमॉस्फेयर। ओके, वो है बर्निंग ऑफ वुड, हम लकड़ी जलाते हैं, खाना बनाने के लिए लकड़ी जलाते हैं। फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग जाती है तो लकड़ी जलती है। ओके, कंबशन ऑफ फॉसिल्स फ्यूल, फॉसिल्स फ्यूल मीन्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट है आपके, वो जलने के बाद भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। देन वोल्केनिक इरप्शन। सो ये कुछ रीजन है जो कार्बन डाइऑक्साइड को या कार्बन को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं रेदर देन द डिकम्पोजिशन प्रोसेस। ये आपकी एनसीईआरटी में टॉपिक दिया, हालांकि हमें डायग्राम उसकी ड्रॉ करना कि कैसी साइकिल रनअप होती है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो दिया भी नहीं है आपकी इसमें। ओके, सो कार्बन साइकिल अंडरस्टूड कैसी होती है, रनअप करती है। पहले तो 49% ऑफ द कार्बन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में है, फिर चाहे वो प्लांट हो, फिर चाहे वो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो, फिर चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, कैट है, डॉग है, सब है ना, इनकी बॉडी में 49% है टोटल ग्लोबल कार्बन के। 71% ओशियन के अंदर है और ओनली 1% जो है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में और कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में। अब इस 1% को क्या लेते हैं? प्लांट लेते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू उसको फिक्स करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट, फिर से वो लिविंग बॉडी में जाता है, क्योंकि फिक्सेशन हो रहा है, फिर से फूड चेन आ जाएगी बेटा, आपका प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, कार्निवोर, है ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहा है एंड फाइनली वो लिविंग बॉडी के अंदर आपका ट्रांसमिट हो रहा है। ओके, एंड फिर से लिविंग बॉडी डिग्रेडेड हो जाएगी, डेड बॉडी हो जाएगी, तो उसमें से थ्रू फिर जमीन के अंदर जाएगा, कुछ क्वांटिटी में रिलीज होगा एटमॉस्फेयर में। बट उसके अलावा और क्या रीजन है जहाँ से कार्बन रिलीज होता है? तो इसमें बर्निंग ऑफ वुड है, फॉरेस्ट फायर है, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल है, वोल्केनिक इरप्शन है। ओके, सो दिस इज अबाउट कार्बन साइकिल। नाउ मूव टुवर्ड्स द फॉस्फोरस साइकिल। अब फॉस्फोरस साइकिल कैसे परफॉर्म होती है वो देखते हैं। फॉस्फोरस साइकिल ये सेडिमेंटरी साइकिल है। ओके, सेडिमेंटरी साइकिल है, ये गैसियस नहीं है। phosphorus cycle, it is one of the example of sedimentary cycle. Sources of phosphorus in nature, नेचर के अंदर फॉस्फोरस के कहाँ सोर्सेस मिलेंगे? फॉस्फोरस के सोर्सेस क्या है? बोन्स, टीथ, शेल्स और नेचुरल रिजर्वायर है बेटा, इसका नेचुरल रिजर्वायर
है रॉक। ओके, तो रॉक से क्या होंगे, रॉक का वेदरिंग होगा, वेदरिंग ऑफ रॉक होगा, और वेदरिंग ऑफ रॉक होके सॉइल के अंदर रिलीज होंगे, सॉइल के थ्रू प्लांट्स बॉडी में जाएंगे, प्लांट बॉडी के थ्रू फूड चेन में, मीन्स लाइक योर हर्बीवोर, कार्निवोर, देन टॉप कार्निवोर, और जैसे जैसे प्लांट्स की डेथ हो गई फिर से ज़मीन के अंदर रिलीज, हर्बीवोर की डेथ हो गई फिर से ज़मीन के अंदर रिलीज, कार्निवोर की डेथ हो गई फिर से ज़मीन के अंदर रिलीज। इस तरह से आपकी फॉस्फोरस साइकिल भी रन अप करती है, इस तरह से आपकी फॉस्फोरस साइकिल भी रन अप करती है। सो इस लेसन का आखिरी टॉपिक है इकोलॉजिकल सर्विसेज। इकोलॉजिकल सर्विसेज क्या होता है इकोलॉजिकल सर्विसेज में? इकोलॉजी हमें कौन सी सर्विस प्रोवाइड करवाती है? इकोलॉजी नेचर क्या कौन सी प्रोवाइड करवाता है सर्विस? कार्बन फिक्सेशन करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉलिनेशन करता है, प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स का पॉलिनेशन करवाता है, सीड डिस्पर्सल करवाता है, देन ऑक्सीजन रिलीज करता है ह्यूमन बींग के सर्वाइवल के लिए। ओके, प्यूरिफिकेशन ऑफ द एयर, नेचुरली पोल्यूटेड एयर आपकी प्यूरिफाई की जाती है। देन इकोलॉजी के अंदर, नेचर के अंदर हमें बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग हमने ऑलरेडी देख लिया किस तरह से न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं। वाइल्ड लाइफ हमें देखने को मिलती है, एज वेल एज पेस्ट कंट्रोल एंड मेनी मोर थिंग्स जो है जो इकोलॉजी हमारे लिए प्रोवाइड करवाती है, दैट आर द इकोलॉजिकल सर्विसेज। इसे कहा जाता है इकोलॉजिकल सर्विसेज। इकोलॉजी हमारे लिए किस तरह के काम करती है, किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करवाती है। ओके, हियर दिस लेसन इज कंप्लीटेड। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। बाय एवरीवन।